प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सर, इंतजार है किसी का? हाँ, आपका इंतजार था इमरान भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारी छोटी बहनों को, प्यारे छोटे भैयाओं को पवन मोरल का नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप तो बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको अपने इस बड़े भाई की याद जरूर आई होगी और हमें छोटे भाई बहन की याद आई और हम चले आए। एक बच्चा पूछ रहा, सर असम की कैपिटल क्या है? यार तुम लोग ही बता दो, मेरे को क्या बताना है। चलो, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एक टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है। आज कोई बात नहीं होगी फालतू की। असम की राजधानी दिसपुर है। कोई भी बातचीत नहीं होगी, ना किसी बात को आपसे कोई बात होगी और ना ही बच्चों किसी बुक से या किसी बैच से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। आज एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं ये इस टॉपिक को दो जगह बताता हूँ। मैं आपको इस टॉपिक को दो जगह बताता हूँ। एक तो पढ़ाता हूँ बेटा आपके कहाँ पर, पॉलिटी में, और एक पढ़ाता हूं इस टॉपिक को मैं स्टैटिक जीके में। कहां पर? स्टैटिक जीके में। मैं दो जगह इस टॉपिक को पढ़ाता हूं, पॉलिटी में पढ़ाता हूं और स्टैटिक जीके में पढ़ाता हूं। तो बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पेपर में 2 नंबर आते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहां से आपके पेपर में 2 नंबर आते हैं। कितने नंबर? 2 नंबर आते हैं। आप सच बताओ, अगर आप में से किसी बच्चे ने पहले एग्जाम दिया है तो क्या यहां से 2 नंबर आते हैं या नहीं आते? आप में से अगर किसी बच्चे ने यहां से एग्जाम दिया है तो सच बताओ, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते ही नहीं आते? तो दोस्तों दो तरीके हैं इन्हें पढ़ने के। या तो आप इन्हें थ्योरी के साथ पढ़ लीजिएगा, या तो आप इसे थ्योरी के साथ पढ़ो, या फिर आप ओनली एमसीक्यूज पढ़ो। बताओ किस तरीके से पढ़ना चाहोगे, थ्योरी या एमसीक्यूज? आप बताइएगा बच्चों। आप लोगों को मैं बता दूं, इसके दो तरीके हैं पढ़ने के। या तो थ्योरी पढ़ लो या फिर एमसीक्यूज पढ़ लो। जैसा आपको मन करे आप वैसा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाए और थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यूज पढ़ाई जाए। आर यू रेडी? पहले आपको मैं जिसमें आसान लगे, आसान तो बेटा थ्योरी में ही लगती है कोई भी चीज, आसान तो कोई भी चीज थ्योरी में ही लगती है। तो दोस्तों बातचीत कम करते हुए आपको बता दूं भैया, सबसे पहला मैं आपके लिए आर्टिकल नंबर 1 लेकर आ रहा हूं। मैं आपके लिए आर्टिकल नंबर 1 लेकर आ रहा हूं। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया भारत को कहा गया मेरे प्यारे साथियों यूनियन ऑफ स्टेट। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। मैं समझाऊंगा अभी क्या है। भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों मैंने यहां पे लिखा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, और यहां पे मैंने लिखा स्टेट गवर्नमेंट, और इस तरीके से मैंने कई सारे नाम यहां पर लिख दिए। ये भी चारों तरफ मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया।
दोस्तों फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, किसी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हटने की अनुमति है क्या? अजय स्वामी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ गए आप? सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको बताना होगा बच्चों ये सवाल कि क्या भारत के किसी राज्य को अलग हटने की अनुमति है, तो बच्चों आपका जवाब आएगा नो, किसी राज्य को अलग हटने की जिम्मेवारी नहीं है, अलग हटने की जिम्मेवारी नहीं है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज, है ना, मैं आपको एक बात पढ़ रहा हूं, वो कौन सी बात करनी है? देखो बच्चों, आपके भारतीय संविधान में, मेरे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 आर्टिकल हैं ओरिजिनल रूप से, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आप कहोगे सर 395, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? अगर मैं प्रेजेंट में पूछूं आपसे तो कितने मेंबर हैं? तो प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं आप बताओगे भैया? सर प्रेजेंट में आर्टिकल की बात कर रहा तो 470 हैं। कितने? 470। आप एक बात बताओ, क्या आप 395 या 470 आर्टिकल याद कर सकते हो? आप बताओ, क्या आप इतने आर्टिकल याद कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको 70 से 80 आर्टिकल, 80 से 100 आर्टिकल याद करने हैं, तो क्या इन्हें कर सकते हो बच्चों? मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 395 याद करने हैं, लेकिन अगर मैं हिसाब से मैं ये कहूं कि आपको 80 से 100 याद करने हैं, तो आप कर लोगे? बोलो यस या नो, कर लोगे बच्चों? अब इसलिए मैं आपको आर्टिकल छोड़ छोड़ कर पढ़ाऊंगा, कभी ये पढ़ाया कभी वो पढ़ाया, जो जरूरी है सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, है ना। अगला देखिए, आर्टिकल नंबर 3 आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 3 बोल रहा है नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र की सीमा और नामों में परिवर्तन। अब इसको पढ़ने के बाद कुछ समझ आया आपको? ये किताबी लैंग्वेज है, इसको पढ़ने के बाद कुछ समझ आया? बताओ दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद कुछ आपको समझ आया? आप कहोगे सर नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, ये हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाहता है। लेकिन बच्चों जब मैं आपको समझाऊंगा तो 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। कैसे? वो देखो जरा। वो ये कहना चाहता है कि दोस्तों, किसी राज्य से, एक राज्य से 2 राज्य बनाने हो, किसी एक राज्य से 2 राज्य बनाने हो। इंपोर्टेंट का कैसे पता चला? पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देखे गए, उनमें पता लगा कि ये इंपोर्टेंट है। ठीक है अजय स्वामी जी, ऐसे पता चला। अगला देखिए, आपको फिर से बता दूं, जैसे अगर मैं कहूं सर यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, किस आर्टिकल? सवाल ऐसे आता है बेटा, सवाल ऐसे आता है कि यूपी को, आपको बता दूं, यूपी से उत्तराखंड अलग किया गया किस आर्टिकल के तहत? यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया किस आर्टिकल के तहत? तो आपका जवाब आएगा आर्टिकल नंबर 3। ठीक है बच्चों, आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना को अलग किया गया, आर्टिकल क्या यूज हुआ वहां पे? आर्टिकल 3। फिर से आपको बता दूं, एक राज्य से हमें 2 राज्य बनाने हो तो आर्टिकल 3, किसी राज्य का नाम बदलना हो तो आर्टिकल नंबर 3। बात समझे? अब जैसे आप सभी जानते हैं कि बच्चों, जैसे कि कई राज्यों के नाम बदले गए हैं, उन राज्यों के नाम बदलने का काम जो, जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? सर उत्तरांचल के नाम से। आप सब जानते हैं बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जानते थे, आज उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? कि संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यानी कि यदि किसी राज्य का नाम बदलना है या किसी राज्य की सीमा बढ़ानी है तो इसका हमको कौन करता है? सर जी बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों एक बात बताओ, इस काम को करता कौन है? मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? यह बताओ। यस, नमस्ते भैया। संस्कृति बताओ बेटा, एक राज्य से जो दूसरा राज्य बनाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत? 3। कौन करता है इस काम को? तो दोस्तों आपको बता दूं, इस काम को करती है हमारी पार्लियामेंट। इस काम को कौन करती है? हमारी पार्लियामेंट। यानी कि इस काम को कौन करती है? हमारी पार्लियामेंट बच्चों, संसद। इस काम को जो हमारी करती है पार्लियामेंट, यानी कि संसद करती है इस काम को।
बात क्लियर होगी। ना तो यहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर करेंगे, ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ना यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे। आपका आंसर आ जाएगा, इस काम को संसद करती है। और ये करती किस बहुमत से? सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। संस्कृति क्या आप जानती हो साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, ये क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? मनीषा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको एक बार क्लास में समझाई थी। जैसे मान के चलो इस क्लास में क्या है मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो सिंपल मेजोरिटी होती है हाफ प्लस वन। सिंपल मेजोरिटी ये होती है हाफ प्लस वन, है ना? क्लियर होगी बच्चों? चलो, तो सिंपल मेजोरिटी आपको समझ में आ गई, कौन करता है? संसद, ये क्लियर हो गया। अब देखो हमको 4 नहीं पढ़ना, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 5। हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 5। भाई आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद कब हुआ? 1947 को। आजाद कब हुआ? 1947 को। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कैसे विश्वास करूं कि तुम भारत के हो या बांग्लादेश के हो। सॉरी, बांग्लादेश तो था ही नहीं उस समय, रियली सॉरी, उस समय तो पाकिस्तान थे दोनों। हम कैसे पता करें कि तुम ब्रिटेन के हो, कैसे पता करें तुम भारत के हो, क्या करें, समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 में यह कहा गया कि हम उस व्यक्ति को भारत का नागरिक मानेंगे जो जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का हो। अगर तुम्हारे माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है या माता पिता भारत के, तो तुम भारत के माने जाओगे, याद रखना। आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है। दूसरी बात, संविधान कब लागू हुआ? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ? तो सर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर आप इससे 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक हो। 3 बातें यहां पर बोली गई कि देखिए ये समझ में नहीं आती, जो मैं पढ़ाता हूं वो समझ आना चाहिए, ये नहीं आएगा आपको समझ में, ठीक है? आप 5 साल से भारत में रह रहे हो, आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता भारत के हो, 3 शर्त। दूसरी बात, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आता है बच्चों आर्टिकल नंबर 9। ये आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? पहले आप पढ़ो जरा, समझ आया नहीं आया ये बताओ जरा। पहले आर्टिकल 9 एक बार जरा पढ़िएगा आप। हाँ बेटा, ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये आर्टिकल नंबर 5 गलत लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखिए बच्चों, आर्टिकल नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा इसे सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 9 क्या कह रहा है, समझ आया नहीं आया? आ गया? मैं आपको बताता हूं बच्चों। एक बच्चे का मैं नाम लेना चाहता हूं आज पूरी क्लास में, उसी का नाम लूंगा। एक लड़का अपना नाम बता दो गुरुजी, जो बुरा ना माने मेरी बात का। मैं किसका नाम लूं? किसका नाम लूं? तो बच्चों हमने नाम ले लिया सत्यम का, हमने नाम ले लिया सत्यम का। भैया सत्यम को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, इसके माता पिता ने जॉब लगवाई, और जॉब लगवाने के बाद मेरे प्यारे साथी ये कहां पर चले गए? ये चले गए बच्चों ध्यान से सुनो। ये भैया सत्यम थे जिनकी पढ़ाई लिखाई सारे काम किए, और दोस्तों ये फिर कहां चले गए? ये चले गए अमेरिका। ये कहां चले गए? अमेरिका। जैसे ही अमेरिका गए तो इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, जिस लड़की का नाम था, कोई एक्स मान लो, कोई मैं नाम नहीं लिख सकता किसी का। इस लड़की से प्यार हुआ, इनसे शादी करना चाहते हैं, ये भी तैयार है, ये लड़की भी तैयार हो जाती है। लेकिन इस लड़की ने पूछा, इस लड़की ने कहा कि मेरे माता पिता अकेले हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, एक काम करो आप अपने देश की नागरिकता छोड़ दो और हमारे देश की नागरिकता ले लो, तो मैं आपसे शादी करूंगी। अब ये प्यार में अंधा होकर इस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, और भारत की नागरिकता छोड़कर इसने अमेरिका की नागरिकता ले ली। दोस्तों जो एक लड़की के लिए एक देश की नागरिकता छोड़ सकता है, जो अपनी शादी के लिए अपने देश को छोड़ सकता है, क्या ऐसे व्यक्ति से कोई ताल्लुक रखना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति से कोई ताल्लुक रखना चाहिए? नहीं। जो व्यक्ति भारत देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति भारत देश की नागरिकता छोड़ देगा, जो व्यक्ति बिना बताए
जो व्यक्ति भारत सरकार को बिना बताए किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, उसको उसकी जो सिटीजनशिप है वो बिल्कुल टर्मिनेट कर दी जाएगी, भगाओ उसको। तो वही लिखा है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने से, स्वेच्छा मतलब खुद की मर्जी से लेने से व्यक्ति का नागरिक होना, उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मैं किसी का नाम ले सकता हूं तो बुरा मत मानिएगा बच्चों। सत्यम कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने इसलिए तुम्हारा नाम लिखा था। अब आप लोग तो सत्यम को कुछ गलत बोलने मत लग जाना, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। हम ठीक है नहीं लिखेंगे सत्यम का नाम, हम कोई एक्स वाई लिख देंगे। अगला देखिए, अगला है नागरिक बनी रहना। बच्चों आप जब तक भारत देश के नागरिक बने रहोगे, जब तक आप कोई ऐसा गलत काम नहीं करते जो भारत के विरुद्ध है। मतलब आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ बच्चों, आप एक बात बताना, आज इंडिया और पाकिस्तान का वार हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, और दोस्तों एक सत्यम नाम का, सत्यम का नाम लेना गलत है, मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूं, मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूं, ध्यान से सुनो। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, आप भारत के नागरिक हो, लेकिन प्यारे साथियों आपको बताऊं, इस एक्स ने, ये भारत का नागरिक है, इस एक्स ने भारत की उस गुप्त योजना है किसको बता दी, पाकिस्तान के नागरिकों को बता दी, तो क्या इसे भारत का नागरिक माना जाएगा? इसे देशद्रोह कर दिया जाएगा, देशद्रोह करार साबित कर दिया जाएगा और इसे जेल में पहुंचा दिया जाएगा, इसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। बोलो यस या नो? ये गद्दार है, इसने भारत देश के खिलाफ गलत किया है, तो बच्चों इसे क्या कर दिया जाएगा, इसे भारत देश की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा बच्चों? वंचित कर दिया जाएगा। बात क्लियर होगी? मैं किसी का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को नाम लेके फिर गलत बोलते हो, तो ऐसा नहीं, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। अगला देखिए, मेरी भावना किसी की मेरा मन, मेरा बोलने का तरीका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपका नाम लिखा था। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12। देखिए जब आप आर्टिकल नंबर 12 पढ़ोगे, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, डेफिनेशन ऑफ बच्चों यहां पे मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी है, आपको फिर से बता देता हूं। दो ऐसे आर्टिकल हैं, एक है बच्चों आपका 12 और एक है 36, जिसमें दोनों में ही आपके मौलिक अधिकारों की नहीं, स्टेट की डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा दी गई है। यहां पे किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है। दोस्तों एक बात बताओ, जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, इन फंडामेंटल राइट को किस देश के संविधान से लिया गया है? जरा बताइएगा, फंडामेंटल राइट को किस देश के संविधान से लिया गया है, जो कि 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक है, इन्हें कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे सर इन्हें अमेरिका से लिया गया है। अब बच्चों एक बात आप अच्छे से जानते हो कि जो अमेरिका में नाम है वो भारत में नहीं है। जैसे देखिए हमारे गांव में जो नाम मिलते हैं आप जानते हो, रोहित है, मोहित है, विनोद है, अंशिका है, संस्कृति है, आपका शुभम है, तुषार है, सत्यम है, अंजलि है, अजय है, गोपाल है, तुषार है, आकाश है, हमारे यहाँ ऐसे नाम होते हैं। लेकिन क्या अमेरिका में ऐसे नाम मिलेंगे आपको? आप बताओ संदीप, क्या अमेरिका में ऐसे नाम मिलेंगे? नहीं। हमारे यहाँ तो नाम भी अगर मिलते हैं तो अलग स्पेशल तरीके के मिलते हैं, रामवती ताई जी, हरवती ताई जी, ऐसे नाम आपको गांवों में देखने के लिए मिलेंगे। क्या अमेरिका मिलेंगे? अमेरिका मिलेंगे एलेक्स पेरी, अमेरिका के नाम होते हैं कुछ अलग तरीके के, डोनाल्ड साहब, तो बच्चों वहां के आपको अलग ही नाम मिलेंगे बच्चों, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पैर से जॉन साहब, किंग जॉन, ये वो फला। तो जब मौलिक अधिकारों को वहां से लिया, तो बच्चों मौलिक अधिकारों को ध्यान रखना, वहां पे मौलिक अधिकार नहीं बोला जाता है, वहां पे क्या बोलते हैं? वहां पे बोलते हैं बच्चों आपके बिल ऑफ राइट, वहां पे क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट बोलते हैं। हम बोलते हैं मूल अधिकार, वो कहते हैं बिल ऑफ राइट है। ये तो ये क्या है? बिल ऑफ राइट है। अब ये मौलिक अधिकार जो होते हैं, क्या ये नेचुरल होते हैं? आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके मौलिक अधिकार नेचुरल होते हैं? स्टीवन स्मिथ आपको बहुत अच्छे लगते हैं क्या? चलिए ये बताओ जरा मुझे, आप बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या ये नेचुरल होते हैं? देखिए जिन बच्चों का आंसर नो आ रहा, बस उनको समझाना चाहता हूं,
जिनका आंसर नो आ रहा है उनको समझाना चाहता हूं, बाकी तो समझ गए। देखिए जो फंडामेंटल राइट, जैसे आकाश ने लिखा है, रोहित यादव ने लिखा है, पायल शर्मा ने लिखा है, खुशबू कुमारी ने लिखा है, अभिषेक ने लिखा है नो। जो नो वाले हैं बस वो समझ लो, यस वालों को तो समझ में आ गया। जैसे कि नो लिखे आपने, फंडामेंटल राइट, आपका बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार है आपको। आप एक बात बताओ, जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, अगर नहीं रोएगा तो दिक्कत है, सीधी सी बात है बच्चा। अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोता है तो समझ लीजिएगा बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, या तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। बच्चे, कई बार आपने देखा होगा कि पैदा होने के कुछ समय बाद बच्चे नहीं रोते हैं, है ना, और फिर उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, यहां देखना जरा मुझे बच्चों, जब आपके घर में कोई बच्चा हुआ और रोया, क्या आपने पहले मोदी जी को फोन करके बोला था जी हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप कहो तो ये बच्चा रुवा दे इस बच्चे को? आप बताओ, अगर आपको भूख लगती है क्या आप किसी पीएम सीएम साहब से पूछते हो जी अगर आप कह दो तो हम खाना खा लें? अगर आपका दिल्ली जाने का मन है तो आप किसी को फोन करके पूछते हो पुलिस वाले से कि अगर आप कहो तो मैं दिल्ली घूमने चला जाऊं? अगर आप आज आपका डांस करने का अधिकार है तो आप पहले किसी से पूछने जाते हो जी मैं डांस करूं? तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये राइट जो है आपके, ये बाई बर्थ आपको मिलते हैं, ये एक नेचुरल राइट होते हैं। जैसे ही आप पैदा होते हो वैसे ही आपको मिल जाते हैं। ये ध्यान रखना, जो कह रहे थे नो नहीं मिलते उनको समझाना चाहता हूं, जो कहते थे नहीं मिलते, ध्यान रखना साथियों, ये आपको बाई बर्थ मिलते हैं। फिर से आपको बताता हूं, जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं ये बाई बर्थ आपको मिलते हैं। आप एक बात बताओ सर कौन से आर्टिकल में है? ये 12 से 35 तक है, ये 12 से लेके 35 तक है। अब 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जो इंपॉर्टेंट है उसे बताऊंगा, 12 से 35 तक है जो भी है उसे बताऊंगा। अब सुन लो, ये नेचुरल है और बाई बर्थ मिलते हैं। क्लियर होगी बात या नहीं? यस या नो? चलिए, और ये सिर्फ आपको डेमोक्रेसी में ही मिल पा रहे हैं। अगर हमारे भारत में मोनार्की होती ना, राजतंत्र, तो नहीं मिलते। अगला देखो, अगला है विधि के समान समानता। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण, कानून के सामने सब समान है, चाहे आप कितने बड़े परिवार से आते हैं, चाहे आप कितने छोटे परिवार से आते हैं, आप चाहे हिंदू हैं, आप चाहे मुसलमान हैं, आप चाहे करोड़पति हैं या रोड़पति हैं, कानून सबका कैसा होगा? कानून सबके लिए समान होगा। बच्चों आपने मूवी देखी होगी, मूवी में जो कोर्ट होती है उसमें एक आपको महिला दिखी होगी जिसकी आंखों पे या पट्टी बंधी होती है, कानून बंदी होती नहीं, और उनके हाथ में तराजू भी होती है कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब यह है कि इनकी नजर के सामने सब समान है, बड़ा हो छोटा हो इन्हें कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? लॉ के सामने सब समान है, सब इक्वल है। आप गरीब हो या अमीर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब अगला सवाल देखिए, आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? आपका कोई भी धर्म हो, अब बच्चों ध्यान रखना, धर्म, मान लो एक बच्चा हिंदू का एक बच्चा मुस्लिम का, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाए, इन दोनों का झगड़ा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है हिंदू को 5 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, या हिंदू को 3 साल की सजा मुसलमान को 5 साल की सजा? क्या पॉसिबल है ये? आप बताओ, क्या ये भारत में पॉसिबल है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। आप बताओगे सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर गलती हिंदू के तो हिंदू को सजा मिलेगी और मुस्लिम के तो मुस्लिम को मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका कोई भी मूल वंश, कोई भी जाति हो, कोई भी जाति हो बच्चों, कभी एक टीचर की कभी एक गुरु की जाति नहीं होती है। लेकिन मैं अपनी जाति पर कटाक्ष करता हूं आज, और मैं अपनी जाति के बारे में बोलता हूं। मान लो मैं ओबीसी में आता हूं, और ओबीसी में जाति है गुजर, मैं गुजर जाति से आता हूं। दोस्तों एक बात बताओ आप, एक मैं गुजर हूं और दूसरा राजपूत है, तो क्या कभी ऐसा होगा अगर मैंने मर्डर किया मुझे 5 साल और उस राजपूत ने मर्डर किया उसको 12 साल? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी धर्म से आते हो, चाहे आप किसी भी जात से आते हो, चाहे किसी भी बिरादरी से आते हो, चाहे आपकी कोई भी जाति हो, कोई भी आपको नहीं बताएगा कि समान सवाल एक जैसा है, सबके लिए रूल रेगुलेशन एक है। दूसरी बात, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। दूसरी बात, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धीरज, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका जन्म चाहे यूपी में हुआ हो या एमपी में हुआ हो, आपका जन्म चाहे राजस्थान में हुआ हो या पंजाब में हुआ हो, रूल सबके लिए एक जैसे रहेंगे। रूल सबके लिए कैसे रहेंगे? एक जैसे रहेंगे। बोलो यस या नो?
बोलो भैया, समझ आया बात? रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। इसके बाद 16 की अगर मैं बात करता हूं, 16 बच्चों, 16 मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लगता है, और मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे अभी थोड़ी देर बाद ही। देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अवसर की समानता। बच्चों एक वर्ड में आपको बताना चाहूंगा, धीरज ठीक है भाई, आप गुजरे तो यहां देखो जरा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या सभी जर्नल वाले करोड़पति हैं? आप बताओ, क्या सभी जर्नल वालों के पास करोड़ों अरबों रुपए है? बस यस या नो में जवाब देना। हाँ होंगे, अलग बात है, मैं नहीं कटाक्ष करता, कुछ करोड़पति भी हो सकते हैं, कुछ अरबपति और कुछ करोड़पति भी है। अगला, क्या सभी ओबीसी वाले गरीब हैं? नहीं, कुछ अमीर भी हैं, कुछ गरीब भी हैं। सभी एससी क्या गरीब हैं? नहीं, कुछ एससी करोड़पति भी हैं तो कुछ गरीब भी हैं। दूसरी बात, कुछ एसटी करोड़पति भी हैं और कुछ गरीब भी हैं। मेरी बात सही है गलत है? मेरी बात सही है या गलत है? आप बताओ मेरी बात सही है या गलत है? एक वर्ड आपने सुना होगा जिसे बोलते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? आरक्षण। मैं किसी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं बच्चों, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आपसे आज एक बात पूछता हूं बच्चों, आरक्षण उसे मिलना चाहिए जिसे जरूरत हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो या एसटी हो। अब मैं जर्नल में आ रहा हूं, मेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं है घर के, ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आप बताओ क्या मेरी बात ये सही? बुरा मत मानना बच्चों, देखो मैं ओबीसी से आता हूं, मुझे भी रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आज आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप पढ़े लिखे हो, आपसे कहना चाहता हूं कम से कम जॉब में तो ऐसा ना हो। कम से देखिए, सवाल हमारे भारतीय संविधान में यहां लिखा है, यहां लिखा है अवसर की समानता। चलो ठीक है, आप अवसर की समानता दो, लेकिन सबको समान अवसर दो ना। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने कहा कि हम रिजर्वेशन देंगे, किसको? ओबीसी को, एससी को, एसटी को। मैंने कब मना किया? आप दो आरक्षण, आप आरक्षण दो, लेकिन आप आरक्षण उसको दो जिसको जरूरत हो, और जिसको जरूरत नहीं है उसे मत दो थोड़ा सा, बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं। बाकी देखो भैया, मुझे तो आरक्षण मिल रहा है, आपको भी आरक्षण मिल रहा है, चलिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा बच्चों, मैं आपको माफी चाहता हूं, इस बात को कह दी मैंने आपसे। कभी आप कहने लगो पवन सर ऐसा बोल रहे थे, पवन सर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं जो संविधान में लिखा उसकी बात कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई शब्द ऐड नहीं किया है। यहां पे लिखा अवसर की समानता, कहां है अवसर की समानता? मैं तो ये पूछना चाहता हूं अवसर की समानता है कहां, जरा बताओ तो भाई। आप लोग, आपका संविधान, मेरा संविधान साहब बोल रहा है अवसर की समानता, सबको अवसर समान मिलेंगे, ठीक है, दो अवसर समान। संदीप कह रहे हैं आप यहां गलत हो, ठीक है भैया, आपके अनुसार मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, ठीक है। चलिए आई एम रियली सॉरी भैया संदीप, अगर हम गलत हैं तो आपको ये बात गलत लगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। अगले पॉइंट पर आइए, अगला पॉइंट है अनटचबिलिटी, एंड टू अनटचबिलिटी। इसे समझना जरा, इसे समझना बच्चों, बहुत अच्छे समझना। देखिए जिसको भी रिजर्वेशन मिले उसकी आर्थिक स्थिति देखकर मिले, चाहे वो कोई भी हो, एससी एसटी जनरल कोई भी हो। मैं साहब बोलता हूं, अगर मुझे कल आप कुछ गलत बोलो या कोई आके बाहर से गलत बोले, बेशक बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि जिसको जरूरत जैसी हो वैसी उसको जरूर मिले। आपको हमारी बात गलत लग रही है, ये बात सच है यार। अगला देखो, अनटचबिलिटी क्या होती है? अभी तुमसे ही संदीप, तुमसे ही कहलवा दूंगा कि पवन मुरल सर आप सही कह रहे थे। अनटचबिलिटी, आंख से आंसू निकल आते हैं जब आप सुनते हो इसके बारे में। क्या है अनटचबिलिटी, पता है आपको? आज भी भारत के बहुत से राज्यों के, बहुत से जिलों के, बहुत से गांवों में आपको अनटचबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। अनटचबिलिटी बच्चों, अगर मैं अनटचबिलिटी की बात करता हूं संदीप बाबू, तो ये अनटचबिलिटी होती क्या है? अनटचबिलिटी होती क्या है ये जानते हैं आप? ये जानते हैं आप? दोस्तों आज भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, मैं बताता हूं आपको। मान लो मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, बुरा मत मानना बच्चों, रियलिटी में ऐसा हुआ था जैसा मैं आज आपको बता रहा हूं। आप जब किसी होटल पर जाते हो खाना खाने के लिए, आप जब किसी होटल पे खाना खाने के लिए जाते हो, तो क्या होटल मालिक से या उस वेटर से या वहां उस रोटी बनाने वाले से, उससे ये पूछते हो कि इस प्लेट में एससी ने खाना खाया था या जनरल ने खाना खाया था या ओबीसी ने खाना खाया था? पूछा कभी?
आप बताइएगा, क्या आपने कभी पूछा ये बात कि इस प्लेट में किसने खाना खाया है? क्या एससी खाना खा के गया है या एसटी खाना खा, ओबीसी? हो सकता है कोई करोड़पति अरबपति एसटी आया हो और उसने खाना खाया हो। आपने नहीं पूछा ना कभी भी। आपको प्लेट मिली, आपने खाना खा लिया। लेकिन जैसे ही आपके घर पे कोई आता है, मैं आपको अब उसका एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है आपके यहाँ, पता नहीं ये गलत है सही, एक बच्चे ने बताया था मुझे। यहां पे कुछ लोग किसान के बेटे होंगे, किसान के बेटी होंगे। जरा सुनिएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे किसान के बालक होंगे, तो उनके घर में काम भी होता होगा। जब काम होता है तो दोस्तों उन्होंने अपने जो कूड़ा होता है उसको उठाने के लिए 4 बाहर से बंदों को बुलाया। जो कूड़ा होता है उसको उठाने के लिए, जिसे गांव में कूड़ी बोला जाता है, उसको बुलाया 4 व्यक्तियों बाहर से। तो गारंटी की बात है, आप उन्हें उन बर्तनों में चाय नहीं दोगे जिन बर्तन में आप चाय पीते हैं। बोलो यस या नो। संदीप, मनीषा बेटा इधर देख लो, आप उन्हें उन बर्तनों में चाय नहीं दोगे जिन बर्तन में आप चाय पीते हो। आप सोचोगे यार इन्हें ऐसे बर्तन में चाय दो जो हमारे यूज के ना हो। वो भी इंसान थे जिससे आपने ऐसा किया था। दूसरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100% ऐसा होता है, लेकिन आज भी भारत में 40% ऐसा होता है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा होता है। मैंने क्या कहा आपसे कि आप 100% की बात नहीं है, मैंने कहा कि 40% भारत में ऐसा होता है। आप तो 60% में आते हैं, लेकिन ये गलत बात है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक और बच्चों, एक और एग्जांपल आपको दूंगा। और मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता हूं जब तक एग्जांपल मेरे पास में ना हो। ऐसी जबरदस्ती उठाकर आए और कुछ भी बोल दिया, वो मैं नहीं करता हूं दोस्तों। आप सुनिएगा, संदीप भैया आप यहां क्यों इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं? आप ये बताइएगा, आप क्यों करना चाहते हैं इस टॉपिक पे बहस? बताओ, क्लास बंद कर दें क्या हम? अरे हमने तो सिर्फ कहा है यार, संविधान में लिखा है कि अवसर की समानता, बस मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। तो क्यों आप यहां पे राजनीति बनने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? हद हो गई यार, हम पढ़ाते ही नहीं आपको, बस खत्म कर देना क्लास को। आप जैसे लोगों को मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता। क्लास बंद है, अब आपसे हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। आप तो बड़े बेवकूफ बच्चे हो। अरे हम सिर्फ एग्जांपल लेकर आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को जल्दी याद हो जाए। आप समझते नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हो। हमने आपको बोला क्या है? हमने सिर्फ ये बोला है कि संविधान में लिखा है अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संविधान में लिखा है भैया। अगला देखो, अनटचबिलिटी। लेकिन बच्चों कहीं कहीं पर अनटचबिलिटी की जा सकती है, कहीं कहीं पर अनटचबिलिटी की जा सकती है। जैसे मान के चलना, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, एक बच्चा ओबीसी का, एक जनरल का, एक एससी का और दूसरा भी एससी का, ये आपस में बैठ के खेल रहे थे। एक एसटी का बच्चा आ गया, उसने कहा मैं भी तुम्हारे पास खेलूंगा, लेकिन उसको कोविड-19 हो रहा है, उसको कोविड हुआ है। तो बच्चों आप उस बच्चे को अपने पास से भगा सकते हो। तो फिर ये क्या नहीं माना जाएगा? ये बच्चों ध्यान रखना, फिर ये अनटचबिलिटी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता है। बच्चों अनुच्छेद नंबर 19 की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं अनुच्छेद नंबर 19 की बात करता हूं, तो बच्चों अनुच्छेद नंबर 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अगर मैं आर्टिकल नंबर 19 की बात करता हूं, तो यहां पे लिख दूं बच्चों, इसको छोड़ दो आप, ये किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। यहां आपको लिख लो 6 टाइप ऑफ फ्रीडम, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम। प्रत्येक भारतीय नागरिक को आपको 6 प्रकार की आजादी मिलती है। जैसे कि आपको बोलने की आजादी मिलती है। आप एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपको कभी आज तक किसी ने बोलने से रोका है? आपका जो मन हो आप बोलो, आप गाना गाओ, आप रागनी गाओ, जो आपका मन करता हो आप वो करिए। आप बैठे बैठे गाना गा लो, बोलने की आज़ादी। आप आज जाओ अपनी मम्मी को बोलना मम्मी नमस्ते, फिर दूसरा बोलना मम्मी आई लव यू, मम्मी कुछ आपको नहीं बोलेगी, आजा बेटा मेरा बाबू मेरा सोना आपसे कहेगी। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को आप शब्द नहीं बोल सकते हैं, गाली वगैरह वगैरह नहीं कर सकते हैं। और ये जो शब्द मैंने अभी आपसे बोला है
आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इसे आप उन्हीं लोगों को बोल सकते हैं जो उनसे परिचित हो। अगर मान लो आपको लगता है कि बोलने की आजादी, पवन सर ने कहा था कुछ भी बोल दो, तो भाई साहब फिर थोड़ी देर में आप पिट भी जाओगे, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरी बात, आपको बता दूं, कहीं पर भी घूमने का अधिकार, आपको कहीं पर भी घूमने का अधिकार। आप दिल्ली जाओ, मेरठ जाओ, बंगाल जाओ, चेन्नई जाओ, किसी ने आपको घूमने से रोका है? बोलो भैया, बोलो भैया। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मुझे ये बताइएगा कि आप घूमने जाते हो, आपको किसी ने रोका है? लेकिन नहीं, कोई नहीं रोकता आपको। कहीं भी जाओ, तुम्हारा जहां मन करे आप वहां जाओ, लेकिन जहां पर रोक टोक लगी आप वहां नहीं जा सकते। एक बच्चा कह रहा गुरुजी पापा जी रोकते हैं। भाई पापा मम्मी तो रोकते ही हैं, घर वाले तो रोकेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम, मैं नाम लिख दूं किसका, फिर नाम बुरा मानोगे, फिर नाम मैं लिख दूं, चलो अपना एक दोस्त है विक्रम, ये नाम बुरा नहीं मानेगा, घर पे है फिलहाल में, ये विक्रम है आईटीबीपी में, मैंने इसका नाम लिख दिया। विक्रम बोला भाई पवन ने मुझे ये पढ़ाया था कि मैं पूरे भारत में कहीं भी घूम सकता हूं। अब ये संविधान लेके, दस्तावेज लेकर और बच्चों घूमने जा रहा है, और घूमने जा रहा है, और जाता जाता कहां पहुंच गया, ये भारत का जो बॉर्डर है उस पर पहुंच गया। वहां पे जो हमारे फौजी भाई खड़े थे उनसे बोला इसने, कि विक्रम ने बोला उन फौजी भाइयों से कि फौजी भैया मुझे वहां घूम कर आना है जहां भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो क्या ये विक्रम को घूमने दिया जाएगा? आप बताओ, आप बताओ। आप बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो क्या विक्रम को घूमने दिया जाएगा? विक्रम को पकड़ा जाएगा, और पकड़ने के बाद फिर उसे, आप जानते हो फिर क्या होगा। आप जानते हो कि फिर क्या होगा बच्चों। अब जैसे मैंने आपसे कहा, तीसरा पॉइंट, विक्रम को घुमा दिया जाएगा फिर बहुत बढ़िया तरीके से। अगला पॉइंट है तीसरा, आपको कहीं भी बसने का अधिकार, आपका जहां मन करे आप वहां रहो। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आप दिल्ली रहो, मेरठ रहो, बंगाल रहो, कोलकाता रहो, जहां तुम्हारा मन। आप जम्मू कश्मीर जाके भी रह सकते हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन 2019 के बाद जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन बच्चों, एक बच्चा था जिसने पूछा, अभी हम आपको बता दें, देखिए कोई बच्चा किसी को अपशब्द मत बोलो क्लास में, वरना माता रानी की सौगंध में कल के बाद क्लास में नहीं आऊंगा। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बड़े छोटे हैं जैसे भी हो, प्लीज बात मत कीजिएगा आपस में। दोस्तों, अब एक बच्चा है जिसका नाम है आकाश, वो बोला गुरुजी मैं तो आपके घर के पास प्लॉट लेना चाहता हूं। तो प्लॉट लेके रह सकते हो। लेकिन एक बच्चा है जिसका नाम है यहाँ पे मैं क्या नाम लिखूं, आकाश, चलो ठीक है। एक और दूसरा नाम बताओ भैया, ये आ गया अमित कुमार। अमित ने कहा गुरुजी मुझे जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अटारी बॉर्डर है ना, इस अटारी बॉर्डर पे मकान दिलवा दो, एक यहाँ पे एक रूम बनवा दो मेरा। तो भैया एक बात बताओ, क्या आपको अटारी बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई जाने देंगे? क्या आपको हमारे फौजी भाई जाने देंगे? बताओ भैया, आप नहीं जाने देंगे ना। तो आपको पूरे भारत में घूमने का अधिकार है, पूरे भारत में बसने का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है। दूसरा आपको बता दूं धीरज भैया, अब भैया धीरज गुजर जी के यहाँ चलते हैं। चलो, धीरज कह रहा जी आप, हम पार्टी करेंगे, आप हमारे यहाँ आओ। बच्चों ध्यान से सुनना, अक्सर जब भी आपके घर में शादी विवाह का समारोह होता है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब शादी विवाह का फंक्शन होता है, आपके घर में कुछ महिलाएं आती हैं, और वो रात में डांस भी करती हैं, और वो कुछ गाना भी गाती हैं, गाना गीत वीत जो भी उनके होते हैं, क्योंकि वो मुझे तो समझ में नहीं आते बेचारी क्या गाती हैं। लेकिन जब वो गाती हैं, क्या पुलिस वालों से पहले इंफॉर्मेशन ली जाती है? क्या पहले पुलिस वालों से इंफॉर्मेशन ली जाती है? भाई आज हमारे घर में 15 महिला आएंगी, हमें आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ 2-4 पुलिस वाले चाहिए, नहीं। आपके घर में महिलाएं आएंगी, गीत भी गाएंगी। और बच्चों, महिलाओं की मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लड़का जब डीजे पे नहीं नाच पाता, लड़की ताली बाजने पर, जब मतलब सारी लड़कियां बैठ के एक जगह ढोल बजाती हैं, या मतलब वो थाली वाली बजाना शुरू कर देती हैं, तो डांस ताई ताई ताली करना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं जो जरूरी है तुम्हारे पेपर के लिए। आपने अपने घर में जो महिलाएं बुलाई, वो भी तो एक प्रकार का आपने सम्मेलन करा था ना, समझ रहे हो ना? आपने वो भी एक प्रकार का सम्मेलन ही करा था यहाँ पर, और इस सम्मेलन की इंफॉर्मेशन कोई पुलिस को नहीं थी। आप सम्मेलन तो कर सकते हो, लेकिन आपको जो सम्मेलन करना है वो बिना हथियार का, विदाउट एनी वेपन। सो आप किसी प्रकार का सम्मेलन नहीं कर सकते। अगर मान के चलो मैं आपसे कहूं भाई सारे लड़के लड़कियां आ जाओ और मुझे बचाओ, मुझे 4 आतंकवादी परेशान कर रहे हैं, और मैंने कहा सब हथियार लेके आना। अब लड़कियों ने कहा भैया हम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन मैं हथियार कैसे लेके आऊं? तो मैंने लड़कियों से बोला भाई तुम एक काम करना, तुम्हारे हथियार क्या हैं? तुम्हारे हथियार हैं
चिमटा जिससे खाना बन रोटी पकड़ी जाती है, चिमटा, फूकनी, चम्मच वो लेके आना, लड़के भी हथियार लेके आएंगे। दोस्तों बेलन, आप जैसे लेके मेरे घर पे पहुंचे, आप 100 लड़की पहुंच गई मेरे घर पे, चिमटा, बेलन, फूकनी सब लेकर, और इधर लड़के भी पहुंच गए भाई साहब। दोस्तों इस बात का पुलिस को पता चल गया कि पवन के घर पे सम्मेलन हो रहा है और वो हथियारों के साथ हो रहा है, तो दोस्तों आपके हथियार तो बाद में पकड़े जाएंगे, पहले मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको पूरे भारत में कहीं पर भी सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन बिना हथियार का सम्मेलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना हथियार का सम्मेलन। समझ में आ गई बात? आपको समझ आ गई बात कि आप सम्मेलन तो कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी वेपन्स हो, जहां किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि जब कोविड-19 की शुरुआत हुई और लॉकडाउन लगा, जब लॉकडाउन लगा तो ये सारे आर्टिकल खत्म हो गए थे। बोलो यस या नो? आपका घूमने का अधिकार, आपका सम्मेलन करने का अधिकार, आपका बोलने का अधिकार, आपका कहीं बसने का अधिकार, घर से बाहर जाने का अधिकार, सब खत्म, A to Z। हुआ या ना हुआ? बोलो यस या नो? हुआ बच्चों। और यही सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि बताइए लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले कौन सा आर्टिकल खत्म हुआ? तो आर्टिकल नंबर 19 खत्म हुआ। आ गई समझ में बात? समझ गए ना? आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले खत्म हुआ। लेकिन बच्चों एक चीज खत्म नहीं होती, वो क्या? उसे देखिए। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये तुम्हारी किताबी लैंग्वेज है, समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो समझ में तुरंत आएगी। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा राइट टू लाइफ। क्या लिखा बच्चों? राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। एक बात बताओ बच्चों, जब कोविड-19 था और जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो क्या ये राइट आपके पास था या सरकार ने छीन लिया था आपसे? बोलो भैया नुहेल साहब, ये आपके पास राइट था या सरकार ने छीन लिया था? अरे ये था। इस राइट को हमसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब ये है कि इस राइट को हमसे सिर्फ हमारा भगवान छीन सकता है, या ये जो हमारी गुठली है इसे हम खुद दबा लें किसी कारणवश, तो बाकी हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है कि सरकार आपसे ये कहे कि भाई आपको घर के अंदर रहना है, लेकिन ये नहीं कह सकती सरकार कि आज आपको जीना नहीं है कल जी लेना। ऐसा तो नहीं कह सकती ना, ऐसा तो नहीं कह सकती। तो ये आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो किसी इमरजेंसी में समाप्त नहीं होता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो लॉकडाउन में भी खत्म नहीं हुआ? वो आर्टिकल नंबर 21 है। वो क्या है? आर्टिकल नंबर 21 है। हाँ फांसी दी जाती है, वो भी बताऊंगा 21 की कौन से में आती है। आपको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार है, ये भी 21 बोलता है। आपको अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का अधिकार है, ये भी 21 बोलता है। लेकिन ऐसा ना हो, मैंने आज आपको पढ़ाया कि आपको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार है, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है मनीष, काफी देर से कह रहा गुरुजी शादी करवा दो। अब ये मनीष जो है अपने पापा से बोला, पापा जी चलो मेरी शादी कराओ। किससे? करीना कपूर से। ध्यान से सुनो, मनीष बोला पापा से, पापा शादी कराओ करीना कपूर से। क्यों? जी पवन भैया ने बोला है किसी से भी शादी कर सकते हो जिससे तुम प्यार करते हो। अरे गधे, वो भी तो तुमसे प्यार करती हो, समझ रहे हो ना? अब ऐसा नहीं है, तुम ऐसे तो लड़कों की रोज फरमाइश है, आज हमारी शादी, ओ काश यार मेरी शादी कीर्ति सेनन से हो जाती है तो मैं कितना खुश होता, मैं तो बहुत अमीर बन गया होता। मेरी शादी पैरी से हो जाती तो यार ये तो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आपको शादी करने का तब राइट हो जब वो भी तो कहती हो ना आपसे आई लव यू, बस आप ही कह दो आई लव यू। तो हर सब बच्चे को बता रहा हूं, कभी घर जाके आज कह दो धीरज जो पवन भैया ने पढ़ाया, पापा जी चलो वो हमें एक लड़की पसंद है उससे शादी करा दो जिसका नाम धर्मवती है, उससे शादी करा दो। तो ये नहीं होगा, वो लड़की भी आपसे प्यार करती हो, ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। आपको बता दूं, आपको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार है। और अगर आपकी एज 21 ईयर है और लड़की की एज 18 ईयर प्लस है और दोनों अगर एग्री हैं तो शादी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं हो जबरदस्ती, तो गुरुजी बस ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इनसे मेरी शादी करा दो।
अरे मैं थोड़ी कराऊंगा तुम्हारी शादी, तुम खुद करोगे। चलिए अगला देखो, बात क्लियर होगी ना। कभी तुम जाके मेरे को तो आज बुरा वाला सुनवा दोगे अपने पापा से कि पता नहीं कौन सा मास्टर है, क्या पढ़ा रहा है बच्चों को। चलिए अब बच्चों आर्टिकल नंबर 20, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, रोक लिया था, अब पढ़ाऊंगा जरा इसको। दोस्तों एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको सजा होगी या नहीं होगी? आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है तुम्हें समझना आया हो। अगर एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया तो क्या एक्स को सजा होगी? बोलो यस या नो। सर 110% होगी। और अगर लॉकडाउन लगा हो तो, अगर लॉकडाउन लगा हो तो होगी नहीं होगी? अगर एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया और लॉकडाउन लगा है तो क्या होगी या नहीं होगी? तो बच्चों ये ध्यान रखना 110% होगी, 110% होगी। तो दो अगर नहीं होती ना तो पता क्या होता, बहुत सारे मर्डर होते। लॉकडाउन में जो मेरे दुश्मन थे मैं सबको मार देता, और ऐसा मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति करता। मान लो मेरा दुश्मन जो भी है मारो उसको, क्योंकि सजा होगी नहीं। और इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था, देश के कानून व्यवस्था सब खत्म हो जाती, सब खराब हो जाती है ना। तो दोस्तों इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एक्स ने वाई का मर्डर किया, चाहे लॉकडाउन लगा हो या इमरजेंसी लगा हो, ये आर्टिकल कभी खत्म नहीं होता है। तो दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, एक तो 20 और एक 21, चाहे लॉकडाउन लगा हो या इमरजेंसी। आज आपको समझ आ गया कि क्यों खत्म नहीं होते। मैं पहली बार इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं बच्चों आज आपको। प्रिया, आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होते, क्यों? आज के बाद अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना? बता दोगे ना इतना? और किसी भी व्यक्ति को आप अपराधी तब तक नहीं कह सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब कोई भी कोर्ट ये निश्चित ना कर दे कि इसने अपराध किया है। अगला देखिए, मैं डिटेल में कभी नहीं पढ़ा था, आज तुम कह रहे हो तो पढ़ा ही देता हूं, कोई बात नहीं। अगला देखो, अगला सवाल नेक्स्ट, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत। बच्चों एक बात बताओ मुझे, आज भी हमारे भारत में कई जगह ऐसा होता है जहां पे शिकल देखकर बात की जाती है। शिकल देखने का मतलब समझ रहे हैं? अच्छा यूपी का है, ओहो, अच्छा बिहार से है, ओह, हरियाणा का है, अच्छा, ऐसे देख के बात की जाती है। दोस्तों अगर आपका बच्चा 8 साल का है तो क्या आप उससे मजदूरी में काम करवाओगे? आपसे पूछना चाहता हूं सत्यम, अगर आपका बच्चा 8 साल का है तो क्या आप उससे फैक्ट्री में काम करवाओगे? नहीं करवाओगे ना। मैं तो उस पिता को बेवकूफ समझूंगा जो अपने 8 साल के बच्चे से, जिसके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, जिसके हाथों में पेन होना चाहिए था, आज वो बच्चा कंपनी में काम कर रहा है। ना जाने कब हाथ कट जाए, कब पैर कट जाए, कब क्या हो जाए, फिर काम कर रहा है। लेकिन बच्चों काम तो बच्चे कर रहे हैं ना, ये हमारे प्यारे देश भारत में। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा महिला और बच्चे ही काम करते हैं। कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जब बच्चे को काम करना पड़ जाता है। हो सकता है माँ बाप ना हो सकता है माता पिता की तबीयत खराब हो सकता है घर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि जहां उसे काम करना पड़ रहा हो। आज पूरे देश में जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वो बच्चे, और बच्चों महिलाएं ही करती हैं, है ना। आपको बता दूं दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, यह आर्टिकल नंबर 24 में बोला जाता है। अब सुनो आर्टिकल नंबर 25। भाई देखो ऐसे कमेंट्स मत करो, मुझे रोना आ जाएगा यार। सर मेरे पापा नहीं है 2018 से, तो प्लीज यार ऐसे कमेंट्स मत करो, मुझे रोना आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू यार, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला सवाल, अनुच्छेद नंबर 25। हो सकता है तुम्हें ये लिखा हुआ यहां समझ में ना आए, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, क्या किसी ने रोका है आज तक? आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, किसी ने रोका अब तक आज तक? आप किसी देवी की पूजा करो। देखिए अगर मैं अपनी बात करता हूं, कोई बच्चा मुझसे पूछे गुरुजी आप किस देवी देवता की पूजा करते हो, मैंने कहा भाई बोलो, सुनो बच्चों, मैं तो एक काम करता हूं, मैं जब सुबह उठता हूं मैं भगवान जी को हाथ जोड़ता हूं और मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, हे मेरे मालिक, इस दुनिया में कोई रोगी ना रहे, सब खुश रहे, दुनिया भूखी तो उठे लेकिन हर कोई पेट भर के सोए। बस मैं तो भगवान से ये मांगता हूं, चाहे उसमें आप हो या फिर मैं हूं, मैं तो सभी भगवान की पूजा करता हूं, मैं सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूं। तो दोस्तों आप किसी भी देवी की पूजा करो, आप किसी देवता की पूजा करो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म का प्रचार करो, आप इस्लाम से जुड़े हो तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप जैन धर्म में तो जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। किसी ने रोका क्या आज तक आपको? आप बताओ, क्या किसी ने रोका है आज तक आपको? आपका वजन नहीं, और ना ही आपको कोई रोक सकता है, ना ही आपको कोई रोक सकता है। अनुच्छेद नंबर 26, अगर मैं 26 की बात करता हूं दोस्तों,
पहले पढ़ाऊंगा आपको 26, 26 नहीं लिखा यहाँ पे, 26 दोस्तों 26। आप हंसोगे इस बात को सुन के जब मैं ऐसे शब्द यूज करूंगा। बच्चों एक बात बताओ, अनुच्छेद 26 की जब मैं बात करता हूं, तुम में से कोई बच्चा ऐसा है, बुरा मत मानना किसी धर्म से जुड़े हुए तो, जिसने अपने घर में जागरण या भंडारा करवाया है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर में धार्मिक कार्य में भंडारा करवाया हो, जागरण करवाया हो? कोई ऐसा बच्चा है? करवाया, बहुत लोगों ने करवाया होगा। देखिए जो हिंदू धर्म वाले हैं वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो इस्लाम है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग चलते हैं, बौद्ध के अकॉर्डिंग, सबने करवाया होगा अपने अपने घर में। अब तुम अपने घर लड्डू बनवाओ, या बूरा के लड्डू बनवाओ, या चीनी के लड्डू बनवाओ, या आप खीर पूरी बनवाओ, या आप चावल बनवाओ, ये अधिकार आपका है या डीएम साहब का है? आप बताओ भाई, ये अधिकार आपका है या डीएम साहब का है कि नहीं पवन के घर में भंडारा हो रहा है तो वहां पे खीर पूरी बनेगी? ये अधिकार तो आपका है, ये अधिकार तो आपका है। तो बच्चों इस्लाम में भी ये काम होते हैं, ऐसा नहीं है इस्लाम धर्म में काम नहीं होता है यार, वहां पे भी बांटी जाती है बिरयानी अच्छी तरीके से। हम देखें यार, अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर में हुआ था, इनका बहुत बड़ा आयोजन हुआ था इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे गए थे जिन लोगों ने फ्री सेवा की है, फ्री लोगों को भोजन बांटा था, होता है वहां पे भी। तो दोस्तों अपने काम में, धार्मिक कार्यों में मैनेजमेंट की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम हलवा बनाओ, लड्डू पूरी बनाओ, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ, ठीक है। तो दोस्तों आज पहली बार मैं इतने टाइम में 1 घंटे में 80 आर्टिकल खत्म करता हूं, 80 आर्टिकल। आज कितने हुए? 25। लेकिन 25 के 25 दिमाग में बैठे या ना बैठे, सच बताओ? 25 के 25 दिमाग में बैठे या नहीं बैठे? हाँ गुरुजी सब याद तो हो गए आज तुमने मुझसे एक्स्ट्रा मेहनत करवा दी चलो भैया, दरअसल में क्या ना बच्चों, मैं आपको सच में बताऊं, किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। मैंने सारे आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में ढाल लिया है, जितने भी आर्टिकल है ना, मैंने सब आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया उनको, तो मेरी लैंग्वेज बच्चों को जल्दी समझ में आती है ना। कल बेटा इससे आगे की क्लास होगी, कभी आपको लगे ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 2 दिन और 1 दिन और चलेगा, ये 1 दिन और चलेगा, ठीक है भैया। तो बुक की लैंग्वेज बड़ी टफ होती है यार। फंडामेंटल की हिंदी क्या होगी? मौलिक अधिकार, ठीक है बाबू। ऋतिक जी अपना ध्यान रखिएगा, रोहित भैया, मुस्कान, संदीप और मेरे प्यारे भैया, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं सॉरी नहीं बोलता, टीचर हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई शब्द गलत निकल गया गुरुजी से आज, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे। और बाकी नमस्कार बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, मजा आया पढ़ के आपको, ऐसी डेली पढ़ाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।